नमस्कार, HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर नैनीताल से सामने आ रही है, जहां कैची धाम मार्ग पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां खाई में गिरी पर्यटकों से भरी स्कॉर्पियो। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां 3 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ कई घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी और दर्दनाक खबर नैनीताल से सामने आई है, जहां कैची धाम जाने वाले रास्ते में बड़ा हादसा देखने को मिला है। कैची धाम मार्ग पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, स्कॉर्पियो गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। स्कॉर्पियो खाई में गिरी, जिसमें पर्यटक मौजूद थे और इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस बल पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने मिलकर खाई में गिरे लोगों को बाहर निकाला। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैनीताल से ये बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी खाई में जा गिरी और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में पहुंचाया है। आपको बता दें कि कैची धाम मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। उधर से सर गाड़ी आ रही थी, इधर से जो बचा रहे थे तो उधर सपोर्ट नहीं थी नीचे की साइड। उसके बाद में गाड़ी आगे पहिया निकल गया, पीछे वाला टायर पत्थर पे चढ़ के नीचे गिर गई गाड़ी। कितने लोग थे आप लोग? 9 लोग थे। आज लगभग सुबह 9:30 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से बहुत ही दुखद जो है घटना की सूचना मिली। एक स्कॉर्पियो एन ब्लैक कलर की ये भवाली से कैंची धाम की ओर 1 किलोमीटर आगे सिपरा नदी में खाई में गिर गई है। तो SDRF की टीम, पुलिस की टीम जो है मौके पर तत्काल पहुंची और जाकर जो है घटनास्थल पर जाके देखा तो वहां जो है 9 लोग घायल अवस्था में मिले। यूपी नंबर की बरेली के लोग थे। उन लोगों को जो है तत्काल SDRF की टीम और पुलिस की टीम ने जो है रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद जो है CSC भवाली भेजा गया। भवाली अस्पताल में 3 लोगों को, जिनमें 2 महिलाएं, 1 लड़की थी, वो मृत घोषित कर दी और जो है 6 लोगों का उपचार चल रहा है। ये तस्वीरें सामने आई है, जहां भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी खाई में जा गिरी और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता सुनील से। सुनील, जिस तरीके से ये बड़ा हादसा देखने को मिला है, 3 लोगों की मौत हुई है, इसी के साथ जो घायल हैं, क्या कुछ हालत बनी हुई है और कितनी संख्या घायलों की है? लगभग 6 लोग गंभीर, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवाली लाया गया था, जिसके बाद प्राथमिक उपचार देने के बाद इन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और अभी हालत इसमें से 2 लोगों की गंभीर बनी हुई है और जिन्हें तकरीबन 1 घंटा पहले यहाँ से सुनील, ये पूरा हादसा किस वजह से हुआ है और कितना समय इस हादसे को बीत चुका है? ये घटना सवेरे 8:30 बजे की लगभग की है और ये दरअसल जी बिल्कुल सुनील, क्या कुछ कारण है हादसे के? जी, कैची धाम में दर्शन करने के लिए आए हुए थे और ये बताया जा रहा है एक ओवरटेक के चक्कर में ये हादसा हुआ और पिछला टायर है जो वो खाई की तरफ को निकला और जिसके बाद गाड़ी पलट के खाई में जा गिरी। जी बिल्कुल, धन्यवाद सुनील हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून सचिवालय में राजस्व प्राप्ति की समीक्षा बैठक CM धामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 की स्थिति की समीक्षा की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां देहरादून सचिवालय में राजस्व प्राप्ति की समीक्षा बैठक की गई है। इस बैठक में CM धामी मौजूद रहे और CM धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। वित्त वर्ष 2025-26 की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को टैक्स रिकवरी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक का आयोजन किया गया है सचिवालय में, जहां राजस्व प्राप्ति की ये समीक्षा बैठक रही, जिसमें राजस्व प्राप्ति को लेकर चर्चा की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 की स्थिति की समीक्षा की गई है। इसी के साथ साथ अधिकारियों को टैक्स रिकवरी पर विशेष जोर देने की, विशेष ध्यान देने के
निर्देश दिए गए हैं। देहरादून सचिवालय में ये बैठक का आयोजन किया गया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिवंगत पत्रकार पंकज मिश्रा की पत्नी और भाई ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने दिवंगत पत्रकार से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी मुख्यमंत्री को दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार परिवार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि इस प्रकरण में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र के सिरसाए स्थित नकटी टांड में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता संतोष से। संतोष, जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। पुलिस ने पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। क्या कुछ आगे के अपडेट है? जी मैं बता दूं, ये पूरा मामला जो धनवार थाना क्षेत्र के सिरसा स्थित नकटी टाण गांव की है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प हो गया। जमीन विवाद यानी बाउंड्री निर्माण को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गया। जमकर लाठी डंडा ईंट पत्थर चले। वही इस दौरान जो है एक लोग की मौत हो गई और जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल है। और फिलहाल सभी घायलों का इलाज जो है गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। और वहीं अगर मृतक जो है जी बिल्कुल संतोष, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? एक से पूछताछ चल रही है और कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है? जी अभी एक लोग को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और वहीं अगर बात की जाए तो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि गिरिडीह में आए दिन जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प देखने को मिलती है, लेकिन पुलिस के द्वारा से कार्रवाई हो रही है और पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। जी बिल्कुल संतोष, आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। आगे भी आपसे हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासनगर में अवैध खनन माफियाओं और पर प्रशासन ने एक बार फिर शिकंजा कसा है। जिला खनन अधिकारी ऐश्वर्य शाह के नेतृत्व में विभाग की टीम ने परवल, ढकरानी और हरिपुर क्षेत्र में सघन छापेमारी की कार्रवाई की है। इस दौरान परवल क्षेत्र में कोई अवैध गतिविधि नहीं मिली, लेकिन ढकरानी में बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध खनन में लिप्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रंगे हाथों पकड़कर सीज कर डाक पत्थर पुलिस के हवाले किया गया। इसके अलावा एक 10 टायर डंपर भी अवैध खनन में संलिप्त पाया गया, जिस पर नियमों के तहत चालान काटते हुए भारी जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई में खनिज पर्यवेक्षक कुमेर सलाल, आशीष गुप्ता समेत पूरी टीम की अहम भूमिका रही। अधिकारियों का साफ कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता इलम सिंह चौहान से। इलम, खबर आई है कि अवैध खनन पर एक्शन किया गया है। 3 अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई हुई। क्या कुछ विभाग के हाथों लग पाया है और कितनी गाड़ियों को सीज किया गया? जी प्रिया जी, बता दें कि काफी लंबे समय से जो पचवादुन क्षेत्र में अवैध खनन की जो गतिविधियां है वो उसकी शिकायतें लगातार खनन विभाग को प्राप्त हो रही थी। तो जब ही खान जिला खान अधिकारी है, उनके नेतृत्व में कल देर रात ये छापेमारी की गई है, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक 10 टायरा जो डंपर है उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई, चालानी कार्रवाई। और यहाँ डाक पत्थर पुलिस के सुपुर्द किया गया। और बाकी यहाँ जितने भी ये कैंची वाला क्षेत्र हो, चाहे ढालीपुर क्षेत्र हो और ये
हार्बर्टपुर जी। क्षेत्रों, यहाँ कई जगह ये गतिविधियां जो है लंबे समय से देखने को मिल रही थी, जिससे सरकार को भी राजस्व की काफी हानि देखने को आ रही है। जी बिल्कुल इलम सिंह, जिस तरीके से ये पूरी खबर सामने आई है कि अवैध खनन किया जा रहा है, इसमें कुछ जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं उनकी संलिप्तता भी सामने आती है, तो उन पर भी कोई कार्रवाई की जा रही है किसी कर्मचारी पर जो इस पूरे काम में मौजूद रहते हैं? नहीं, कर्मचारियों पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ पर जो कंपनी एक सरकार द्वारा हायर की गई है, तो काफी सारे प्रशासनिक अधिकार उनको दिए गए हैं। लेकिन फिर भी जो जिला खान अधिकारी है, उनके नेतृत्व में ये छापेमारी की जाती है, उसी के तहत ये शिकायतें मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई थी। जी बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज में 2 गुलदारों ने बाइक सवार युवकों पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर मचाने पर गुलदार मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलने के करीब 1 घंटे बाद तक वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिससे लोगों में काफी रोष देखने को मिला। फिलहाल दोनों युवकों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। मेरा नाम कर्मजीत सिंह है, इनका नाम लपरी सिंह है। हम घर से पतरामपुर की साइड आ रहे थे, तो शाहशंकर के घर के पास आगे एक पुली पड़ती है, वहाँ पर झाड़ी है। झाड़ी में 2 चिट्टे थे, वहाँ उन्होंने हमारे पर हमला करा। जैसे हमला करा, हमारी बाइक गिर गई। बाइक गिरने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करा, तो मेरे बाजू पे लगे, इनके लात वगैरह पंजे वगैरह लगे। तो आसपास में वहाँ पे घर भी नहीं था, हमने बहुत शोर मचाया, तो वो हट गए थे। एक बार फिर से दोबारा से हमला करने पाया, हमने शोर मचाया तो चले गए। फिर हमने पापा को फ़ोन करा। उस टाइम पापा ने वन विभाग को फ़ोन करा, सबको कॉल लगाई, रेंजर सर जो भी है सबको कॉल लगाई उन्होंने। किसी ने रेंजर सर ने कॉल नहीं उठाई थी, बाकी और भी वन विभाग को कॉल करी थी। उसके बाद हम 1 घंटे बाद वन विभाग पहुँचा। 1 घंटे से ऊपर ही टाइम हो गया जब सब आए वन विभाग वाले। उसके बाद हमें जसपुर लाया गया हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ पर इंजेक्शन वगैरह लगवाए, पट्टी वगैरह करवाई गई। हाँ, उन्होंने कहा घर चले जाओ, वो सुबह आना है, सुबह अपना इंजेक्शन वगैरह लगा लेना है। और ये खबर उधम सिंह नगर से सामने आई है, जहां ग्रामीणों ने वन विभाग पर आरोप लगाए हैं, क्योंकि 2 बाइक सवार व्यक्ति रास्ते से जा रहे थे, तभी उन पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे कि वो काफ़ी घायल हुए। उन पर गुलदार ने हमला किया है, जिसके बाद फ़ोन किया गया वन विभाग को। पहले तो वन विभाग ने फ़ोन नहीं उठाया, जिसके बाद कई बार कॉल करने पर फ़ोन उठाया गया और 1 घंटे के बाद वन विभाग की टीम पहुंची और जो घायल हैं, जिन पर गुलदार ने हमला किया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उनका उपचार किया गया और इसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। तस्वीरों में 2 युवकों पर गुलदार ने हमला किया है, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हुए। इसी के साथ फिर ग्रामीणों ने वन विभाग को फ़ोन लगाया। ग्रामीणों के द्वारा फ़ोन करने पर वन विभाग ने पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, जिसके बाद कई बार फ़ोन करने पर वन विभाग की तरफ से संज्ञान लिया गया और 1 घंटे के बाद वन विभाग की टीम पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें उपचार दिया गया। इसके बाद उन्हें घर के लिए रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलने के बाद भी देरी तक वन विभाग की टीम नहीं पहुंची, जिसके चलते ग्रामीणों में काफ़ी ज़्यादा रोष भी देखने को मिला है। गुलदार ने बाइक सवार व्यक्तियों पर हमला किया, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हुए और इसके बाद ही इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग 1 घंटे के बाद मौके पर पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिला। ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप वन विभाग पर लगाया है। जब वन विभाग की टीम पहुंची तो वो युवकों को अस्पताल लेकर गई और अस्पताल में युवकों को उपचार दिया गया, जिसके बाद उन्हें घर के लिए भेज दिया गया है। ये खबर उधम सिंह नगर से है, जहां बाइक सवार 2 युवकों पर गुलदारों ने हमला किया है। 2 गुलदार के हमला करने की ये खबर सामने आई है, जहां बाइक सवार पर हमला किया, जिससे वो घायल हो गए हैं और इसके बाद सूचना पर वन विभाग की टीम 1 घंटे बाद पहुंची, जिससे ग्रामीणों में भी काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिला। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम इन दिनों विदेशी मेहमानों की आमद से खासा रौनक भरा नजर आ रहा है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही साइबेरियन डाक समेत कई प्रवासी पक्षियों ने यहां दस्तक देनी शुरू कर दी है। हर साल की तरह इस बार भी करीब 4000 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय कर ये पक्षी खंडोली के साफ सुथरे जलाशय में आसरा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ठंड के दिनों में डैम सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि प्रवासियों का सुरक्षित आश्रय भी बन जाता है। देखिए, सबसे पहले कि खंडोली डैम में जैसे ही ठंड स्टार्ट होती है तो बाहर से विदेशी पक्षी साइबेरियन आते हैं। इसका लुत्फ लेने के लिए काफ़ी लोग भी आ रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, जो उनको भी देखने में काफ़ी अच्छा दृश्य महसूस होता है। और ये एक अट्रैक्शन का एरिया भी है, जरिया है। मेरा ये कहना है कि ज़रूर खंडोली में आप लोग आएँ और सैलानी लोग जितने भी आ रहे हैं वो पक्षी का, साइबेरियन पक्षी का दृश्य जरूर। डिलिस्टिंग की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय के भीतर गहरा विवाद बनता जा रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने आदिवासी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और मानवाधिकार कार्यकर्ता गैलेक्शन डुंगनुंग से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने डिलिस्टिंग, धर्मांतरण, आरक्षण के मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि डिलिस्टिंग का असली मकसद आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त करना है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड लागू हो जाएगा तो बीजेपी, आरएसएस फुस हो जाएंगे। झारखंड में आदिवासियों का मुद्दा हमेशा से छाया रहा है। इससे पहले अगर बात करें तो एक तरफ कुर्मी और आदिवासी का जो मुद्दा था वो था, और अब डिलिस्टिंग का मुद्दा छाया हुआ है। और एक और लोग पक्ष कहना चाहते हैं कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, वही दूसरी पक्ष का अगर माने तो वो कहते हैं कि डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए। हमारे साथ गैलेक्शन डुंडू जी है, जो एक लेखक भी है और जानकार भी है, तो इनसे जानेंगे कि आखिर डिलिस्टिंग का जो मुद्दा है वो झारखंड में क्यों बढ़ता जा रहा है। देखिए, इसका मूल कारण यह है कि 2024 में बीजेपी सत्ता के करीब भी नहीं पहुंची। दूसरा कारण यह है, आपने देखा होगा 2-3 महीना पहले सरना बनाम ईसाई से पहले कुर्मी बनाम आदिवासी हो रहा था। तो ये जो कुर्मी बनाम आदिवासी का जो लड़ाई हो रहा था उसमें आदिवासी लोग एक दिशा में जा रहे थे। इससे बहुत स्पष्ट यह दिखाई पड़ रहा था इसका राजनीतिक लाभ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को मिलेगा। और इसी के डर से बीजेपी और आरएसएस जो है हवा का रुख बदलते हुए उन्होंने सरना और ईसाई किया, क्योंकि इनको पता है अगर सरना ईसाई के नाम पर आदिवासी समुदाय के लोग विभाजित नहीं होंगे तो इनको 29 में सत्ता से बहुत दूर रह जाना पड़ेगा। तो मतलब ये पूरा वोट के कारण ही देखा जा रहा है। बिल्कुल। और जो भी लोग आज के समय में डिलिस्टिंग, धर्मांतरण और आरक्षण के नाम पर झारखंड में शोरगुल मचा रहे हैं, ये लोग आरएसएस और बीजेपी के धांगर हैं, जिनको मूल रूप से बीजेपी के लिए वोट जुगाड़ करने का काम दिया हुआ है और उसी के लिए लोग कर रहे हैं। इनको सरना आदिवासी, सरना धर्म, सरना कोड, सरना सल या सरना झंडा से कोई लेना देना नहीं। जो आपने कहा कि कुछ लोग हैं, तो इसमें से एक ऐसे महिला जो है जो डिलिस्टिंग के नाम पर ही अपने बाल मुड़वा ली है और वो कह रही है कि जब तक डिलिस्टिंग नहीं होगा तो इसी तरह रहेंगे। करने दीजिए। असल में क्या है, जनजातीय सुरक्षा मंच जिसको आरएसएस ने लगाया हुआ था 2006 से आदिवासियों के बीच में, और उन्हीं के काम की वजह से बीजेपी झारखंड में भी सत्ता में आई थी। उसके बाद जो है कि आपका छत्तीसगढ़ में चले जाइए, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में अभी सत्ता में आई, उधर लगातार गुजरात में सत्ता में है। लेकिन झारखंड में जनजातीय सुरक्षा मंच फुस हो गया। उसके बाद उन्होंने रूढ़ी जन समिति बनाया, वो भी फुस हो गया। तो उसके बाद इनको लगा, और फुस होने का कारण यह है कि जनजातीय सुरक्षा मंच ने सरना कोड का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने सरना झंडा को विदेशी झंडा घोषित करके उसको उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने सरना स्थलों को लैंड बैंक में जब उनकी सरकार ने डाला तब उन्होंने विरोध नहीं किया। तो ये अपने आप को सरना आदिवासी विरोधी घोषित कर चुके।
तो इसकी वजह से उनको कोई आइकन चाहिए था बीच में जो सरना ईसाई के नाम पर, डिलिस्टिंग के नाम पर नफरत फैलाए। तो उन्होंने एक आइकन को लाया, लेकिन वो भी फुस हो गए। आपने देखा होगा राजभवन के कार्यक्रम में कितने लोग आए थे, उनका गुमला के कार्यक्रम में कितने लोग आए थे, उसके बाद चांदगांव में जनजातीय सुरक्षा मंच ने कार्यक्रम की, उसमें कितने लोग आए थे। ये लोग जो है पिटे हुए मोहरे हैं। कार्यक्रम में नकारा भी है, मंच से उतारने की भी चर्चा। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग पूरी तरह से पिटे हुए मोहरे हैं और ये बहुत जल्द जो है कि साइड हो जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। अच्छा, आपके समझ से ये क्या डिलिस्टिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, डीलिस्टिंग जो है वो लिस्टिंग ही जब धर्म के आधार पर नहीं हुआ है तो डीलिस्टिंग धर्म के आधार पर कैसे हो सकता है। और डीलिस्टिंग जो होगा ना तो लोकुर कमेटी के 5 क्राइटेरिया के आधार पर होगा और उसमें सारे लोग जद में आएंगे, चाहे वो सरना धर्म को मानते हो, ईसाई धर्म को मानते हो, हिंदू धर्म को मानते हो या कोई धर्म को भी नहीं मानते हैं। झारखंड के 25,000 आदिवासियों ने लिखा 2011 का सेंसस में कि हम कोई धर्म को नहीं मानते, वो भी उसके जद में आएंगे। क्योंकि अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दिया डीलिस्टिंग। उन्होंने बार बार कहा है कि आरक्षण एक बार मिलना चाहिए, दोबारा नहीं मिलना चाहिए। ये डीलिस्टिंग ही है। आज न कल जो है आरक्षण खत्म होने वाला है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए आदिवासियों को डीलिस्टिंग के मुगलते में नहीं रहना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हम आदिवासियों के लिए विगत 250 साल का जो हमारा संघर्ष और बलिदान का इतिहास है, उसमें कहीं भी डीलिस्टिंग, धर्मांतरण और आरक्षण मुद्दा नहीं रहा। हमारा मुद्दा था आदिवासी पहचान, हमारा मुद्दा था स्वायत्तता, धार्मिक आजादी, सरना कोड, हमारा जो है हमारी जमीन, प्राकृतिक संसाधन और हमारा इलाका पर मालिकाना हक, ये हमारे मूल मुद्दे रहे हैं और आज भी हमारे मूल मुद्दे यही हैं। अच्छा, झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर लगातार मांग रही है। जो भी सरकारें अगर आई है वो कह रही है कि हम सरना धर्म कोड लागू करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद कहीं भूल नहीं जा रही। देखिए, इन्होंने तो भेजा है, अभी तो केंद्र के पाले में है। अब केंद्र की भाजपा सरकार, आज तो अभी आपने सांसद में देख लिया कि बीजेपी के सांसद जो है कि पुरजोर विरोध करे सरना कोड का। तो इसी से आप हमारे सरना आदिवासियों को समझना चाहिए कि आदिवासियों को उसमें नहीं मिले। देखिए, जिस दिन आदिवासियों को अलग धर्म कोड मिल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गैलेक्सन डुंडू जी, जिनसे हमने बात की, जो सरना धर्म कोड है और डिलिस्टिंग है, इन तमाम मुद्दों को लेकर इनसे बात की और इन्हें मुखर होकर जिस तरह अपनी बातें रखी है। अब इस पर जो निर्णय क्या होता है, क्या समाज इस पर सोचती है और आप क्या सोचते हैं, हमसे कमेंट्स जरूर कर बताइए। रांची से HNN के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।